एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। चैप्टर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसका अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन देखना तो लर्नर पे अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है, वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक्ड द स्पिनिंग जेनी। तो जो वुमेन वर्कर्स थी उन्होंने ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी पे क्यों अटैक कर दिया था? तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पर, जेम्स हारग्रीव्स डिज़ाइन द स्पिनिंग जेनी इन 1764। तो जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को डिज़ाइन किया था 1764 में। दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर लेबर। तो स्पिनिंग जेनी बनने से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जल्दी अब स्पिनिंग होने लगी थी कॉटन की, और लेबर की डिमांड कम हो गई थी, तो लोगों के लिए काम बहुत कम बचा था। द यूज़ ऑफ दिस मशीन, अ सिंगल वर्कर could turn a number of spindles and spin several threads at a time। तो एक ही वर्कर बहुत सारा जो है धागा स्पिन कर सकता था इसकी हेल्प से। ड्यू टू दिस मैनी वीवर्स वुड लूज एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो बुनकर थे उनका वो बेरोज़गार हो सकते थे, उनका रोज़गार छिन सकता था। द फियरफुल प्रोस्पेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्रू वुमेन वर्कर्स हु डिपेंडेड ऑन हैंड स्पिनिंग टू अटैक द न्यू मशीन्स। तो बेसिकली क्या हुआ था कि विमेन डिपेंड करती थी स्पिनिंग करके, वो कुछ पैसा कमा लेती थी। अब अगर एक ऐसी मशीन आ जाएगी जिस मशीन से बहुत सारी स्पिनिंग एक साथ हो जाएगी, तो वो विमेन जो पहले से ये काम कर रही हैं वो तो जॉबलेस हो जाएंगी, पैसा कहाँ से कमाएंगी। तो इसलिए वो उन वुमेन्स ने क्या किया, वो इकट्ठा हुई और स्पिनिंग जेनी जहाँ पर ये मशीन चल रही थी उस फैक्ट्री पर जाकर के अटैक कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगिन एम्प्लॉइंग पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स विद इन द विलेज। तो 17th सेंचुरी के टाइम पे जो व्यापारी थे यूरोप के, वो गांव जाते थे और गांव के जो कारीगर लोग होते थे उनको उनसे काम उनको दे करके आते थे। तो इसका क्यों था ऐसा, मतलब क्या चल रहा था? तो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंडेड एट द वेरी फास्ट रेट ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। तो 17 और 18th सेंचुरी के टाइम पे जो व्यापार था ना पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन डिमांड। अब अंग्रेज़ जो लोग थे और यूरोप के काफ़ी सारे देश दुनिया के अलग अलग देशों पर जाकर के कब्जे कर रहे थे। द प्रोड्यूसर्स इन द टाउन्स फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ क्लोथ। तो शहर के जो व्यापारी थे वो इतना कपड़ा तो बना ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो गांव-गांव जा कर के लोगों से कहने लगे कि आप स्पिनिंग करो, जिनिंग करो वगैरह, और हमें कपड़ा बेच दो, फिर हम आगे बेच देंगे। इस तरीके से द प्रोड्यूसर्स कुड नॉट एक्सपेंड द प्रोडक्शन इन द टाउन्स। तो टाउन्स में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। तो उन्होंने, मतलब जो क्या था ना, कुछ व्यापारियों का गुट था जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, तो काफ़ी सारे लोग शहरों में व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गाँव से जाकर के व्यापार करके और दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया। देयर वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। द रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो जो शासक था, राजा वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, मोनोपोली राइट दे देते थे। मोनोपोली का मतलब होता है कि भाई सिर्फ यही कुछ लोग हैं वही ट्रेड करेंगे, इसके अलावा कोई और व्यापार नहीं कर सकता शहर में। तो भाई जिन लोगों को व्यापार करना था तो उन लोगों ने गांव-गांव जाकर के व्यापार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के एंड में सूरत का पोर्ट जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर है, यूरोपियन कंपनीज वर गेनिंग पावर बाय सिक्योरिंग वेराइटी ऑफ कंसेंसस फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स। तो जो यूरोपियन कंपनीज थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही थी क्योंकि उनके पास अच्छे शिप्स थे, है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, तो काफ़ी वो इंडिया में आके ट्रेड कर रहे थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू फेस द कॉम्पिटिशन एज मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैड ह्यूज रिसोर्सेज। सम ऑफ यूरोपियन कंपनीज गॉट द मोनोपोली राइट टू ट्रेड। ऑल दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ सूरत पोर्ट बाय एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो यूरोपियन कंपनियों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों पे कब्जे कर रखे थे, तो सूरत उनका सामना नहीं कर पाया, सूरत का पोर्ट गुजरात में जो है। इन लास्ट ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास सूरत हैड बीन 16 मिलियन। तो मतलब 16th सेंचुरी के टाइम पे 16 मिलियन का ट्रेड था, और 1740s आते आते 16 मिलियन से 3 मिलियन का ट्रेड ही रह गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम सूरत एंड हुगली डिकेड वाइल बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रो। तो बॉम्बे कलकत्ता ग्रो होने लगे और हुगली और सूरत जो है वो डिक्लाइन करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्थास टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया। तो गोमस्थास को ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी ताकि जो वीवर्स, जो बुनकर हैं, उनका काम देखने के लिए। इसका क्या
है। तो देखो, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टैब्लिश मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वीवर्स। इट अपॉइंटेड पेड सर्वेंट कॉल गोमस्ता टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाई एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। तो गोमस्ता जो थे उनको रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी शासन ने, क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वही लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करे, बाकी सबको बाकी के देखो जितने कम लोग व्यापार करेंगे उन कम ही लोगों को मुनाफा होता रहेगा, वो दूसरे लोगों को आने ही नहीं देंगे और अकेले ही मुनाफा खाते रहेंगे, तो उनका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा इस तरीके से। तो कंपनी क्या चाहती थी कि बाकी कोई भी ट्रेडर वगैरह व्यापार ना करें, सिर्फ अकेले हम ही व्यापार करें। तो उसने काफ़ी सारे सर्वेंट वगैरह अपॉइंट कर दिए गोमस्थास। वो वीवर्स जो थे वो चीज़ें उन गोमस्थास क्या करते थे, काम को सुपरवाइज करते थे कि कैसे कैसे काम चल रहा है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। द एंड ऑफ 19th century 80% of total workforce in Europe was employed in the technologically advanced industrial sector। तो 19th सेंचुरी के एंड आते आते क्या 80% वर्कर्स यूरोप के इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने लगे थे? तो नहीं भाई, इतने ज़्यादा तो नहीं थे, फॉल्स है ये। इंटरनेशनल मार्केट, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इंटरनेशनल मार्केट फॉर द फाइन टेक्सटाइल वॉज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल 18th century। तो फाइन टेक्सटाइल तो बहुत ही गजब का जो टेक्सटाइल है होता है पूरी दुनिया में, उसमें इंडिया का कब्जा था 18th century तक। तो ट्रू। अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अमेरिकन सिविल वॉर से कॉटन बढ़ गया था इंडिया से एक्सपोर्ट होना, तो ये वाला फॉल्स है। इसमें कहा है कि अमेरिकन सिविल वॉर जब हुई थी तो इंडिया से कॉटन का बाहर जाना कम हो गया था, नहीं उस टाइम बढ़ गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लाई शटल एनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। तो फ्लाई शटल का जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो हैंडलूम वर्कर्स अपना काम और अच्छे से कर पाते थे, तो ट्रू। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? तो इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन टू, देखिए फैक्ट्री से पहले जो लोग अपने घरों में छोटी छोटी सी जैसे कारखाने खोल लेते हैं, जैसे अपने ही घर में छोटा छोटा सा काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, कि छोटा सा मान लो मोमबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं तो फैमिली वाले लोग ही लग रहे हैं, वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फॉर्म आप उसे कह सकते हैं। या फिर घर में ही अपना थोड़ा बहुत कुछ टोकरियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन टू अपीयर ऑन द लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड एंड यूरोप, देयर वॉज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग अपने नॉर्मली काम कर लेते थे। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और द प्रीकर्सर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द गुड्स वर हैंड मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रेन्ड क्राफ्ट पर्सन्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। तो काफ़ी सारे ट्रेन्ड क्राफ्ट पर्सन्स क्या करते थे, अपने घरों में ही काम करते थे और फिर ये सामान बाकी पूरी दुनिया में बेचा जाता था। नेक्स्ट है, वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th century यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन। तो हैंड लेबर क्यों 19th century में अच्छा लगने लगा मशीन से? 19th century के यूरोप में कुछ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वो हैंड लेबर प्रेफर करते थे। न्यू टेक्नोलॉजीज़ और मशीन जो होती थी वो एक्सपेंसिव होती थी, उनको टेस्ट भी नहीं किया होता था। तो कुछ प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होते थे, काफ़ी ध्यान से देखते थे कि भाई हमें इन मशीनों की ज़रूरत है भी या फिर हैंड लेबर से हाथों से ही लोगों के काम चल जाएगा, या फिर मशीनों की ज़रूरत है। मशीन्स जो है वो कई बार टूट जाती थी और उनके रिपेयर करवाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था। पुअर पीजेंट्स और माइग्रेंट्स जो होते थे वो सिटीज़ को मूव कर जाते थे काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में जॉब की सर्च में। इससे क्या होता था, काफ़ी सारे लेबरर्स अवेलेबल थे चीप लेबर पर। तो लोग गाँव से अलग अलग जगह से, अलग अलग गाँव से बड़े बड़े शहरों में आ जाते थे काम ढूंढने के लिए। तो भाई सस्ते लोग, खूब सारे काम लोग करने के लिए लोग मिल जाते थे जो काफ़ी कम रेट्स में काम करने को तैयार होते थे। In seasonal industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers only for the season when it was needed। तो seasonal industry जैसे कि गन्ने की इंडस्ट्री होती है, एक सीज़न में काम होता है, तो फिर भाई उसके लिए मशीनों की क्या ज़रूरत, 6 महीने काम 6 महीने नहीं होगा तो भाई लेबर से ही काम करवा लो, जब 6 महीने का ही काम है साल में, तो और उसमें पैसा क्यों लगाओ मशीनों में फिर, और लेबर सस्ता भी है। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड इन द मार्केट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन अवेलेबल एट दैट टाइम। तो काफ़ी सारा सामान ऐसा था जो मशीनों से नहीं बन सकता था उस समय। मिड 19th century के टाइम पर ब्रिटेन में 500 वेराइटीज़ थी हथौड़ों की, 45 काइंड के जो हैं कुल्हाड़ियाँ थी। तो ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत थी और टेक्नोलॉजी के से वो सब चीज़ें अभी नहीं बन सकती थी 18th century में। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोक्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। तो इंडियन वीवर्स से लगातार कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल कैसे मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो देखो इसका ये आंसर है, लास्ट है, इसका लास्ट क्वेश्चन है।
तो रेगुलर सप्लाईज देखो, दे एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर, तो उन्होंने पॉलिटिकल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंडिया में एस्टैब्लिश कर ली थी टू एजर्ट अ मोनोपोली ऑन द राइट टू ट्रेड। तो राइट, उनके पास ट्रेड का कंप्लीट राइट आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वीवर्स। तो जो वही गोमस्तास के बारे में हमने देखा था कि भाई बाकी सब लोगों को हटा दो और सिर्फ खुद ट्रेड करो और एक कुछ थोड़े बहुत लोग बैठा दो गोमस्तास जो इस ट्रेड को देखेंगे। इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। तो दूसरे बायर जैसे कि वीवर्स हैं, जैसे कि आप एक व्यापारी हैं और आप बुनकर का काम करते हैं, तो कंपनी खुद ही आएगी आपके पास और किसी से आपको व्यापारी नहीं करने देगी। तो ये वाली चीज़ थी। और उनको लोगों को लोन दे देते थे पहले ही कि भाई अब तो लोन है, अब तो हमें ही बेचना पड़ेगा। They developed system of management and control that could eliminate competition, control cost, and ensure regular supply of cotton and silk goods. This system forced the seller at a price डिक्टेटेड बाय द कंपनी। तो भाई इन्होंने इतना मैनेजमेंट कर लिया था और इस तरीके से लोगों को कई बार धमकाते थे, डराते थे, है ना, और फिर मतलब फोर्स कर देते थे कि भाई हमें ही बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। थैंक यू।